वन में स्टेप 1 की कैलकुलेशन के बाद हमें क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश मीन्स द ट्रांजैक्शंस which do not involve any flow of cash। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका depreciation। All those who don't have the notes please अपने साथियों से ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था उसमें? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में आपका कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं हो रहा, क्या आपके पैसे आ जा रहे हैं? डेप्रीसिएशन लगता है जब किसी एसेट पे? नहीं। क्या राइट ऑफ होती है? एसेट की बुक वैल्यू। सिर्फ बुक वैल्यू एसेट की डाउन आ रही है। डेप्रीसिएशन से ना तो कैश इनफ्लो हो रहा है ना कैश आउटफ्लो हो रहा है। फाइन। दूसरी आती है आपकी अमॉर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन वर्ड यूज़ होता है टैंजिबल एसेट्स के लिए, इनटैंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है अमॉर्टाइजेशन। पेटेंट्स की वैल्यू गिरे, कॉपीराइट्स की वैल्यू गिरे, देन गुडविल की वैल्यू गिरे, ऑल दिस इज नोन एज अमॉर्टाइजेशन। गुडविल के केस में 2 पॉइंट्स हैं। अगर गुडविल पिछले साल से कम हो रही है तो वो हो गई अमॉर्टाइज। अगर गुडविल पिछले साल से बढ़ रही है तो वो इंक्रीज हो गई है। और गुडविल बुक्स में तभी आती है व्हेन कैश इज़ पेड फॉर इट। और जब हम कैश पे करते हैं गुडविल खरीदने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। तो वो यहाँ नहीं आएगी। अगर गुडविल कम हो रही है तो ही वो स्टेप में आएगी, बढ़ रही है तो नहीं आएगी। फाइन। तीसरा इसमें आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। दीज आर नॉट इंटैंजिबल एसेट्स, दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कभी भी सेल नहीं होती। कैन यू सेल योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? कैन यू सेल योर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स? नो। आपको सिर्फ उसे राइट ऑफ करना है। बेसिकली ये फिगर्स बैलेंस शीट की होती हैं बेटा। बैलेंस शीट की क्यों होती हैं? जैसे आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो आपको 5 साल में राइट ऑफ करने होते हैं। जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो आप 1 साल के अंदर, जिस साल में डिबेंचर्स इशू करते हो उस साल में राइट ऑफ कर देते हो। हमने सेकंड बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, ये बैलेंस शीट की आइटम है। क्योंकि बैलेंस शीट की आइटम है तो ये इसीलिए ये P&L में या इस स्टेप में तब आएगी बच्चों जब ये राइट ऑफ होगी। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? जब ये अमाउंट आप P&L से ख़त्म करोगे तब ही आप इसे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में लोगे। असेंस क्या है इस बात का? जो अमाउंट P&L में आई है वही एडजस्ट होएगी, क्योंकि आपने सबसे टॉप पे P&L का बैलेंस उठाया था कि नहीं उठाया था? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो यहाँ पे वही एडजस्टमेंट्स होंगी, आई रिपीट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई हैं। जो अमाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गई हैं उनकी एडजस्टमेंट कभी भी नहीं होगी। द मेजर पॉइंट। ठीक है, अच्छा अगला नॉन कैश बताया मैंने। तीसरा नॉन कैश आइटम है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई डेटर ने मेरी अमाउंट नहीं देनी, अब बैड डेट राइट ऑफ हो गए, क्या इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? कोई नहीं हुआ। सिर्फ आपके डेटर थे 80 के, 5000 के डेटर कह रहे हैं वी विल नॉट पे द अमाउंट, तो आपके वो 5000 आपने बैड डेट्स में डाल दिए, डेटर से निकाल के। इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। देन आपने कोई प्रोविज़न बनाया डेटर्स पे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है? पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। बट अगर प्रोविज़न क्रिएट होता है और बनता है तो वो P&L की डेबिट साइड पे आता है। अगर प्रोविज़न राइट बैक होता है तो वो P&L की क्रेडिट साइड पे आता है। राइट बैक का मतलब और क्रिएट करने का मतलब, सपोज करो पिछले साल तक मुझे लग रहा था कि मेरा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5%
ऑफ डेटर्स बहुत है। मार्केट कंडीशन को देख के लगता है कि इस प्रोविज़न से काम नहीं चलेगा, प्रोविज़न को इंक्रीज़ कर लो, 7% कर लो। तो 7% कर लो, 5% तो ऑलरेडी था। जो 2% है वो डिफरेंस है, दिस विल बी नोन एज क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न। तो क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न और प्रोविज़न बना तो P&L के डेबिट साइड गया, जिससे आपके प्रॉफिट कम हो गए, इसलिए मैंने उसको क्या किया, वापस ऐड बैक कर दिया। ठीक है, अब प्रोविज़न राइट बैक क्या होता है? सपोज करो पहले 5 का बना हुआ था, अब मुझे लगता है कि नहीं, माई डेटर्स आर गुड, आई डोंट नीड एनी प्रोविज़न, तो ये प्रोविज़न मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5% की अमाउंट मैं P&L के क्रेडिट साइड पे डाल दूंगी। दिस इज़ नोन एज राइटिंग बैक ऑफ प्रोविज़न। जब प्रोविज़न राइट बैक हुआ, आपको फ़ायदा हुआ, आपके P&L में वो अमाउंट ऐड हो गई। इसलिए जितनी हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जो P&L में डेबिट हो चुके हैं, वी विल ऐड देम बैक। हम इनको एक बार में रिवाइज करते हैं। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इनटैंजिबल एसेट्स लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, थर्ड बैड डेट्स, फोर्थ क्रिएशन ऑफ प्रोविज़न अदर देन प्रोविज़न फॉर टैक्स। ये हो गए आपके नॉन कैश। अब बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग की। नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग मीन्स जो इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग नहीं है। लाइक +1 में हमने पढ़ा था कि जब हम फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं, फिक्स्ड एसेट को सेल करते टाइम उसका प्रॉफिट या लॉस साथ के साथ काउंट किया जाता है। डू यू रिमेंबर? एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट टू प्रॉफिट ऑन सेल, और अगर लॉस होता था बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल टू एसेट। और एसेट की सेल का प्रॉफिट या लॉस हमेशा P&L में ट्रांसफ़र किया जाता है, हमेशा। बट क्या एसेट की परचेज सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, एसेट की परचेज सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसलिए अगर एसेट की सेल पे लॉस हुआ है उसे करो ऐड, और अगर एसेट की सेल पे प्रॉफिट हुआ है उसे कर दो माइनस। समझे बात को? क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी, तो आपको अपने इफ़ेक्ट को रिवर्स करना है, नील पे लेके आना है। जब प्रॉफिट हुआ एसेट की सेल पे, आपने P&L को क्रेडिट किया, और अब हम उस करेंगे माइनस, इफेक्ट हो जाएगा नील। अगर एसेट की सेल पे लॉस हुआ, आपने P&L को डेबिट किया, अब हम कर देंगे उसे ऐड, और इफेक्ट हो जाएगा नील। समझे? अगला आता है आपका, अगर आपको कोई रेंट रिसीव हुआ है, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ना तो आपका मेन काम है शेयर्स को सेल करना, परचेज करना, ना आप लोन लेंडिंग में हो, ना ही आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो, तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऑल 3 इनकम्स आर योर इन्वेस्टिंग इनकम्स। बट P&L अकाउंट एक तरह का कर दिया, उसमें जो भी इनकम आई, जहाँ से भी आई, क्रेडिट कर दी, जो भी लॉस हुआ, जो भी एक्सपेंस हुआ, उसमें डेबिट कर दिया। अब मुझे उसे बाइफरकेट करना है, तो जो मेरी इनकम्स ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं है उसे मैं क्या कर दूंगी? माइनस। कहाँ डाल दूंगी? कौन से हेड में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बात समझे? जो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है उन्हें मैं कर दूंगी ऐड। तो नेट इफेक्ट इस चीज़ का क्या निकलता है? अगर आप नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करो, तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग मीन्स इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब इन्वेस्टिंग के पॉइंट्स तो हमने कर लिए, फाइनेंसिंग के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए हुए हैं? जैसे आपने लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट सेंक्शन करवाया, डिबेंचर्स इशू किए, सब पे एक कॉमन चीज़ पे कर रहे हो, क्या? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को शो कर देते हो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट इज़ योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स
आप उसे क्या करोगे, वापस ऐड। इफेक्ट को ख़त्म करना है, रिवर्स करना है। अगर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आपके डेबिट साइड पे है, मीन्स आपने माइनस किया हुआ है, आपको करना है ऐड। अगर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आपके क्रेडिट साइड पे है, मीन्स आपने प्लस किया हुआ है, आपको करना है माइनस। इफेक्ट को निल करना है बिल्कुल। जब आपने स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, एट द एंड ऑफ कंप्लीशन, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर आप सोचो कि आप फॉर्मेट बना के मैम अमाउंट्स निकाल दी पूरा नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको हर एक स्टेप को बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 2 के बाद जो अमाउंट आती है आपके प्लस माइनस करके, उसके सामने आपको इस स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद आपको स्टेप 3 में दिखाना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आपको लिखना है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या कैश फ्रॉम फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यू विल हैव टू फॉलो द सीरीज टू गेट मार्क्स। सेशन 23 में आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स ऑलरेडी गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप तो खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप की जगह जो अमाउंट है आप उसी को लिख लोगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको, ऐसे नहीं सिंपल अमाउंट लिखनी शुरू कर देनी। ये आ गया, कैसे लिखोगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फाइन। अब यहां पे आगे लिखो ऐड। हम बनाएंगे 2 कॉलम। ऐड में डेप्रिसिएशन कौन सी आइटम है, नॉन कैश। लिखो डेप्रिसिएशन। कितना, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स विच आइटम, नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स P&L की डेबिट साइड, तो ऐड में जाना चाहिए कि लेस में, ऐड में। गुडविल अमोर्टाइज्ड आइटम नॉन कैश। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नॉन ऑपरेटिंग। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ बैलेंस शीट आइटम। जब तक आपको ये ना पता चले कि ये अमाउंट P&L से राइट ऑफ हो गई है, तब तक आप इस अमाउंट को यहाँ ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट P&L से माइनस ही नहीं हुई उसे ऐड कैसे कर सकते हो। समझ गए बात को? ऐड वही अमाउंट होगी बेटा जो P&L में माइनस हो चुकी है। जो P&L में माइनस नहीं हुई वो ऐड भी नहीं होगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये बाय डिफॉल्ट है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड एंड ऑल दैट, ये तो तुमने P&L में डाला ही डाला होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वाला सीन क्लियर नहीं होता जब तक आपको 2 बैलेंस शीट्स ना दी हों, यहाँ लिखा हो प्रीमियम रिटर्न ऑफ। फाइन। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अब ऐड का कॉलम बन गया, नीचे बनाओ लेस।
इनको ऐड कर लो, इन पे बेटर है ब्रैकेट लगा लो ताकि कहीं उनको भी ऐड ना कर दो साथ में। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन अब बच्चों इस स्टेप को कैरी आउट कैसे करना है? यहाँ पे प्लस किया, ये दोनों अमाउंट्स माइनस की, नेट इफेक्ट को इधर लिखा, जो नेट इफेक्ट आया उसको इसमें ऐड कर दिया और अमाउंट को लिख दिया यहाँ। अब इसके सामने क्या लिखोगे? बात समझे? प्रेजेंटेशन शुड बी द सेम। बिल्कुल सामने आपको बताना है कि आपने क्या निकाला है, क्योंकि अब जो आगे प्लस माइनस होगी अब वो इस अमाउंट में होगी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, बहुत इजी स्टेप है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में कौन से दो एलिमेंट्स आते हैं बच्चों? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज देखनी है अपने क्वेश्चन में से, जो भी आपको दी है। फाइन। अब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको दी होंगी 2 साल की करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, this is cash, these are equal to cash, this is also cash sort of, बैंक में बैलेंस है, these are equal to cash। why equal to cash? आप जब चाहो इनको मार्केट में सेल करके पैसा ले सकते हो। दैट्स वाई दे आर नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इनको आप कभी भी करंट एसेट में इंक्लूड नहीं करोगे फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑल्दो दीज आर करंट एसेट्स बट दीज आर नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज स्टडीड इन मेजर हेड सब हेड्स। ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज में से क्या छोड़ना है? बैंक ओवरड्राफ्ट, short term loans. Bank overdraft and short term loans are not considered as current liabilities, means for working capital changes they will be considered as what? Financing activity। तो यहाँ पे उनको नहीं लोगे। कौन से दो? बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन्स। अब हमें क्या स्टडी करना है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। आपको ये देखना है कि करंट एसेट बढ़ने से या करंट लायबिलिटी बढ़ने से आपके कैश फ्लो पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, आपको ये चीज़ स्टडी करनी है। ठीक। करंट एसेट इफ़ इंक्रीजेस एंड करंट एसेट इफ़ डिक्रीजेस। अगेन current liability if increases and current liability if decreases। सिर्फ ये 4 इफेक्ट स्टडी करने हैं। अगर करंट एसेट बढ़ती है तो आपको करना है माइनस, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो आपको करना है प्लस। ऑपोजिट, अगर करंट एसेट कम होती है आपको करना है प्लस, और अगर करंट लायबिलिटी कम होती है आपको करना है माइनस। किस में से प्लस माइनस? हमने एक अमाउंट निकाली थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें ये करना है। इलस्ट्रेशन 24 को फुल कंप्लीट स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? स्टेप 1, 2, 3, थर्ड स्टेप था ये, लिखेंगे बाद में। क्या दिया आपको? सरप्लस ओपनिंग और सरप्लस क्लोजिंग। तो पहले स्टेप की पहली आइटम क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस कितना आया? फाइन।
बेटा पहले स्टेप की 4 आइटम्स बताओ। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या इन चारों में से कोई क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रही है? तो ये अमाउंट क्या बन गई? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। समझ आया क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस लो, 4 आइटम्स चेक करो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि एक स्टेप कवर कर लिया। ठीक है, कौन सा स्टेप? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सेकेंड स्टेप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। सबसे पहले हमने उसमें मेन बताते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ये आइटम्स जो है मेनली तुम्हें यही दिखेंगी क्वेश्चंस में। अब इसमें खुद चेक करो। BR इज योर करंट एसेट, इग्नोर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल कितने का था बेटा? 3 लाख। इस साल में कितने का है? तो ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन और लग गया? 20,000। तो एड डेप्रिसिएशन। समझ में आया कैसे लेना है? आगे देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट इज योर करंट लायबिलिटी, एक बार इग्नोर करो। प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर करंट एसेट, एक बार इग्नोर करो। गुडविल देखो, 2 लाख से 160 की हो गई, कितनी अमोर्टाइज हुई? 40,000। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये मत लिखना, ये शॉर्टकट्स किसी को नहीं पता है तो मैंने ही लिख दिया ऐसे ही टाइम बचाने के लिए। ठीक है, 160। डिड यू गेट मी? अगला स्टेप क्या बोला मैंने? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब याद करने के लिए करंट एसेट, फ़ायदा होता है ना याद रखने का, ट्रिक बताती हूँ। करंट एसेट बढ़ना, तुम्हें ये लगता है ना कि मेरी एसेट बढ़ गई, पर हम करेंगे उसे माइनस, और अगर कम होती है तो करेंगे प्लस। ऑपोजिट, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो प्लस, और अगर कम होती है तो माइनस। अब सेग्रीगेट करो सारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। सबसे ऊपर पड़ी है BR। BR बेटा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? चेक करो, 40,000 से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस लेस, यहाँ पे लिखोगे एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगली करंट एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो ऐड, करंट लायबिलिटी देखो कौन सी हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट, बस। एक हमारी करंट एसेट और पड़ी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बढ़ रही है, माइनस कितने से? और आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है कितने से? 24 से। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो तो 26 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 80 यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो आएगा उसके भी आगे 2 वेरिएशंस हैं, अभी इसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट एक वेरिएशन है क्योंकि वो अमाउंट यहाँ नहीं है, इसलिए सीधा यही आंसर आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।